कैसे हैं आप लोग? देखिए, पिछले लेक्चरों में हम लोगों ने संसद के विभिन्न पहलुओं के बारे में समझा। उसी चरण में हम देखेंगे तो अगला महत्वपूर्ण टॉपिक होता है समितियां। ठीक है, पिछले लेक्चरों में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? विधेयक, प्रश्नकाल, संसद की विभिन्न प्रक्रियाएं। उसी प्रक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया है जिसको हम मानते हैं समिति। ठीक है, तो आइए हम लोग समिति के बारे में समझते हैं। चूँकि आप लोग जानते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में, खासतौर में प्रतिनिधि लोकतंत्र में जो भारत में है, उसमें क्या होता है? जनता होती है, जनता के प्रतिनिधि होते हैं। प्रतिनिधि कहाँ से आते हैं? जो आपके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो दल से आते हैं। तो देश में क्या होता है? दल भी विभिन्न प्रकार के हुए। एक हुआ जो अल्पमत में होंगे वो क्या होंगे? विपक्ष में बैठेंगे। और दूसरी तरफ जो बहुमत दल होगा, जिसको बहुमत प्राप्त होगी, वो क्या बनाएगा? सरकार बनाएगा। ठीक है, और जनता का जो संपूर्ण प्रतिनिधित्व है, अल्पमत और बहुमत, ये दोनों लोग कहाँ बैठेंगे? संसद में बैठेंगे, वहाँ चर्चा होगी। तो जनता का संपूर्ण प्रतिनिधित्व कौन करेगा? संपूर्ण प्रतिनिधित्व करने की जो संस्था है वो होती है आपकी संसद। ठीक है, संसद। अब संसद में भी अब होता क्या है कि जैसे बहुमत की जो सरकार है, ये चाहे तो मनमानी कर सकती है, किसी भी तरीके से क्या करेगी कि तानाशाही कर सकती है। इस तानाशाही और मनमानी को रोकने के लिए संसद में, हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसदीय प्रक्रियाओं को रखा गया है। संसदीय प्रक्रियाओं को, ये प्रक्रियाओं में सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका जैसे प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर जो पिछले लेक्चर में पढ़े। दूसरा होता है समितियाँ। ठीक, ये समितियाँ क्या करती हैं? समितियाँ सरकार को काउंटर करती है। सरकार जैसे धन खर्च करती है या सरकार कोई विधेयक बनाती है तो उसका वो मूल्यांकन करती है, और मूल्यांकन के आधार पर सरकार को गलत कार्य करने से रोकती है। अब ये संसदीय प्रक्रियाएं क्या करेंगी? सरकार पर नियंत्रण स्थापित करती है। स्थापित करती है। कैसे? अब मान के चलिए कि मान लीजिए आपके घर में ही कोई व्यक्ति है जिसको पूरी पावर दी गई है, लेकिन उस पर अंकुश लगाने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं। घर वाले होते हैं, अन्य व्यक्ति होते हैं, उन पर रोक लगाते, कहते हैं आप गलत तरीके से चीज़ों को इंटरप्रेट कर रहे हैं, गलत तरीके से धन को खर्च कर रहे हैं, घर का जो ढांचा है उसको आप बिगाड़ रहे हैं। इस तरीके की बातें होती हैं। उसी तरीके से संसदीय प्रक्रियाएं होती हैं, और इसी संसदीय प्रक्रियाओं में सबसे महत्वपूर्ण समितियां होती हैं। आप लोग जब विधेयक वाला सेक्शन पढ़े थे तो आप लोग देखे थे कि प्रथम वाचन जहाँ पे विधेयक रखा जाता था, फिर दूसरा होता था द्वितीय वाचन। द्वितीय वाचन में क्या होता था? जब विवाद होता था कि ये विधेयक सही नहीं है या सही तरीके से नहीं बनाया गया है, तो उस पर क्या होता था? समितियां बनती थी, और समितियां अपना रिपोर्ट देती थी, और इसी रिपोर्ट के आधार पर फिर चर्चा और मतदान होता था। इससे क्या होता था? ओवरऑल सरकार पर नियंत्रण स्थापित होता था, सरकार की तानाशाही को रोक लगाया जाता था। इसीलिए समितियों की व्यवस्था की गई। अब देखिए, होता क्या है कि भारत में जैसे कि लोकसभा में 545 सीट है, प्रतिनिधि हैं, 545 प्रतिनिधि लोकसभा से और 245 प्रतिनिधि राज्यसभा से। अब हर व्यक्ति तो सरकार पर नियंत्रण नहीं रख सकता ना, हर आदमी तो नहीं कह सकता कि भाई सरकार को रोकने का कार्य नहीं करेगा। तो इस व्यवस्था के लिए क्या किया गया कि एक समितियों का गठन किया गया कि भाई इतने लोग तो नहीं हो सकते, लेकिन कुछ विशेष लोग जो विपक्ष के लोग हों, पक्ष के लोग हों, सभी लोग शामिल होकर एक जगह बैठें, कम लोग रहें और जल्दी कार्यों का निष्पादन हो। दूसरी चीज़ क्या होती है कि लोकसभा भी तो परमानेंट नहीं चलती, 3 सत्र होते हैं, जैसा कि बताया गया। कौन सा? बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। ठीक, तो परमानेंट तो लोकसभा भी नहीं रहती, और चीज़ें कैसे सुचारू रूप से चले। और उसके बाद भी संसद के पास विभिन्न कार्य होते हैं। इसी संदर्भ में समितियों की बात की गई कि ठीक है भाई, हमको कार्यों का निष्पादन बहुत जल्दी भी करना है, सरकार पर नियंत्रण भी स्थापित किए रहना है कि सरकार तानाशाही भी ना कर सके, और हमको क्या है कि
क्वालिटी भी मेंटेन करनी है। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई भी मतलब गलत तरीके से कार्यों को नहीं करना। अब समितियों में क्या होता है, कुछ विशेषज्ञ लोगों को रख लिया जाता है। उससे क्या फ़ायदा होता है कि जिस चीज़ से रिलेटेड है, मान लीजिए साइंस टेक से कोई नीति आनी है और उस पर कोई समिति बनी, तो क्या होगा कि उसमें कोई राज्यसभा के एक वैज्ञानिक जिनको नामित किया गया होगा, वो मनोनीत किया गया होगा, उनको बैठा दिया गया। वो कम से कम विशेषज्ञ राय दे सकते हैं जो भारत की जनता के लिए फ्रूटफुल हो, आवश्यक हो। ठीक है, इसी संदर्भ में हम समितियों को देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि समिति व्यवस्था या समितियां जो हैं भारत में आज़ादी के बाद या संविधान लागू होने के बाद आई। ये भारत में 1919 के अधिनियम से आई। दूसरी बात, अब चूँकि यह समितियों की व्यवस्था लिए कहाँ से गई, तो स्वाभाविक सी बात थी कि हमारे यहाँ जब संसदीय पूरी प्रक्रियाएं ही ब्रिटेन से ली गईं और हमारे यहाँ ब्रिटेन का शासन रहा, तो कहीं ना कहीं समितियों की व्यवस्था भी ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें पक्ष यानी सरकार और विपक्ष दोनों के सांसदों को नामित किया जाता है। सांसदों को नामित यानी मनोनीत या फिर निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, अब ये मनोनीत और निर्वाचित कौन करेगा? चूँकि हम लोग जानते हैं कि संसदीय व्यवस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण जो पद होता है वो होता है लोकसभा अध्यक्ष का। तो अगर लोकसभा से संबंधित कोई कमेटी है तो उसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा, या उसी के निर्देशन में चुनाव होगा या मनोनीत करेगा। इस जगह उसको पूरी स्वायत्तता रहती है लोकसभा अध्यक्ष को। या राज्यसभा से संबंधित कोई विषय होता है तो सभापति करेगा। और कुछ कमेटियां ऐसी होती हैं जो भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, जिसमें लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के मेंबर रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, चुनाव होगा या यही लोकसभा अध्यक्ष की वहाँ पावर बढ़ जाती है, वहाँ लोकसभा अध्यक्ष ही मनोनीत करेगा। यानी क्या हुआ, समितियाँ किस लिए बनाई जाती हैं? समितियों को बनाने का कारण ये है कि जो आपके 790 सदस्य, 545 लोकसभा के और 245 राज्यसभा के, वो सभी सदस्य क्या कर सकते हैं? वो सभी सदस्य तो हर बात पर वो चर्चा, मतदान ये सब तो कर नहीं सकते। अगर आप करने बैठेंगे भी तो एक एक चीज़ों पर ही कहिए साल बीत जाए, साल भर। उसके बाद संसद के पास एक ही कार्य नहीं है, एक ही विधेयक नहीं है, एक ही तरीके के कार्य नहीं है। विभिन्न कार्य होते हैं संसद के, विभिन्न मंत्रालय हैं, उसके अनुसार कार्य है। तो ऐसा नहीं है कि संसद पूरा कार्य कर सकती है, इसीलिए समितियों को बनाया गया। दूसरी चीज़ क्या होती है कि लोकसभा का भी क्या है कि वो परमानेंट तो हाउस है नहीं, परमानेंट चलता है। वो तीन सत्र होते हैं, उन्हीं 3 सत्रों में वो चलती हैं। अब वो 3 सत्रों में चलेंगी तो जो बाकी समय बचा रहेगा उसमें कैसे होगा? तो इसीलिए समितियों की बात की गई, जो कि हम कहाँ से लेते हैं? ब्रिटेन से। ये भारत में आज़ादी के पहले से ही है, 1919 के अधिनियम में समितियों की व्यवस्था की गई थी। उसमें क्या होगा, पक्ष के लोग भी रखे जाएंगे, विपक्ष के लोग भी रखे जाएंगे। विपक्ष का महत्वपूर्ण योगदान इसमें यही होता है कि विपक्ष चूँकि रहता है और किसी भी विधेयक या आप धन खर्च किए या कुछ भी होता है तो विपक्ष उस पर सवाल खड़े करना शुरू कर देता है, सवाल खड़े करने शुरू कर देगा। फिर यही समितियों की रिपोर्ट संसद के पटल पर रखाएगी और संसद पर फिर उसी पर चर्चा होगी कि भाई ये तो गलत तरीके से किया जा रहा है। तो इसलिए विपक्ष का रोल सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। लोग कहते हैं ना कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में पक्ष और विपक्ष दोनों की आवश्यकता होती है। देखिए, पक्ष तो शासन करता है लेकिन विपक्ष उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है कि गलत तरीके से शासन ना हो, क्योंकि 5 वर्ष के पश्चात इसी पक्ष को चुनाव में उतरना है। और अगर वो गलत तरीके से चीज़ों को किया होगा अगर अपने कार्यकाल के दौरान, तो विपक्ष याद दिलाता है कि देखिए आपने उस जगह गलती की थी। और जनता भी, चूँकि आजकल जो ग्लोबलाइजेशन के दौर में जनता भी बहुत अवेयर है, वो चीज़ों को समझना शुरू करती है और उनको अपने जो मत हैं वो मत व्यक्त करती है वोटों के जरिए, जिससे क्या होता है कि पक्ष कभी विपक्ष में बदल जाता है, यानी सरकार हार जाती है, चुनाव हार जाती है। तो क्या होता है, एक नियंत्रण का कार्य करती है। यानी समितियां क्या है, यह एक संसदीय प्रक्रिया के तहत बनाई जाती हैं और वो क्या करती हैं कि सरकार पर नियंत्रण का कार्य करती हैं। ठीक है, अब इसमें आगे बात करते हैं। इनके सदस्यों का चयन कैसे होता है? या तो इलेक्ट किए जाते हैं या निर्वाचित होते हैं, चुनाव होता है, और या तो फिर मनोनीत होता है।
मनोनीत होगा तो कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, या संबंधित अगर सदन की मान लीजिए राज्यसभा से रिलेटेड समिति है तो राज्यसभा के सभापति करेंगे, लोकसभा से है तो लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। लेकिन ठीक है, तो इस तरीके से इनका चुनाव होता है। अब बात करते हैं कितने प्रकार की होती हैं। तो यह 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है स्थायी समिति, स्थायी समिति। दूसरी होती है तदर्थ समिति। तदर्थ समितियां वही हैं, एक निश्चित समय के बाद जब उनका कार्य खत्म हो जाता है तो खत्म हो जाती हैं। और तीसरी होती है विभागीय समिति, विभागीय समितियां। ठीक है, ये विभागों से रिलेटेड होती हैं। इनको अभी 1993 में बनाना गया था। ठीक है, तो हमारे संविधान में स्थायी और तदर्थ समितियों की बात की गई थी। अब बात करते हैं स्थायी समितियां क्या होती हैं। ठीक है, देखिए स्थायी समितियां, इसके नाम से ही क्लियर है। ऐसी समिति जिसका कार्यकाल निश्चित हो, मतलब ये हर साल बनाई जाती हैं और इनका एक निश्चित कार्यकाल होता है, कार्यकाल निश्चित हो। ठीक है, और क्या होता है स्थायी समिति के बारे में बात करेंगे तो उसके बाद स्थायी समिति के जो सदस्य हैं, समितियों के जो सदस्य हैं, समितियों के सदस्यों का निर्वाचन होता है। का निर्वाचन वो भी PR विथ STV सिस्टम से। इसमें कभी भी मनोनयन नहीं होता जल्दी, इसमें PR विथ STV सिस्टम का प्रयोग करते हैं। PR विथ STV सिस्टम हम लोग कहाँ जाने थे? जब हम लोग पढ़ रहे थे राष्ट्रपति, राज्यसभा, इस जगह पे हम लोग PR विथ STV सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, और दूसरी चीज़ क्या होती है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी वरीयता क्रम निर्धारित होता है। जैसे हम लोग राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल की बात कर रहे थे चुनाव के संदर्भ में, तब हम लोगों ने इसको देखा था। ठीक है, तो ये किसके अंडर में होगा? लोकसभा अध्यक्ष के अंडर में इनका निर्वाचन होगा। अब बात करते हैं इनमें सत्ता पक्ष प्लस विपक्ष दोनों के सदस्यों को रखा जाता है। ठीक है, सामान्यतः कार्यकाल 1 साल का होता है। 1 साल के बाद फिर से ये चुनाव होते हैं इनके। अब इसमें भी क्या है, स्थायी समितियों के सबसे अच्छे एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो 3 एग्जाम्पल हैं। पहला है लोकलेखा समिति। लोकलेखा समिति सबसे ज़्यादा चर्चा में यही रहती है। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है लोक उपक्रम समिति। ये हो गया पब्लिक पैक, इसको कहते हैं पब्लिक अकाउंट कमिटी। और लोक उपक्रम वाला कौन सा हो गया? पब्लिक अंडरटेकिंग कमिटी। PUC। और तीसरा कौन सा होगा हमारा? तीसरा होता है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति या एस्टीमेट कमिटी। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे स्थायी समितियों की। तो स्थायी समिति कैसी समितियां होंगी? जिनका एक निश्चित कार्यकाल होगा, यानी ऐसा नहीं है कि उनको एक विशेष प्रयोजन के लिए बनाया गया, किसी उद्देश्य के लिए बनाया गया, फिर जैसे ही प्रयोजन खत्म हुआ तो वो खत्म हो गई, डिसॉल्व हो गई, ऐसा नहीं होगा। दूसरी चीज़ है समितियों के सदस्यों का। जैसे हम लोगों ने बात कर रही थे जब समितियों के विषय में, तो क्या था कि समितियों के सदस्यों का मनोनयन और
निर्वाचन दोनों होता है, लेकिन स्थायी जब समितियों का गठन होता है तो वहाँ सिर्फ निर्वाचन होता है, वो भी किस सिस्टम से, PR विथ STV सिस्टम से। यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम वाला सिस्टम है कि जो ज़्यादा वोट पाया उसको चुन लिया गया, नहीं। यहाँ पर 50% प्लस वन का जो आंकड़ा निर्धारित होता है कि इतना वोट इनको चाहिए ही चाहिए। उसके लिए क्या किया जाता है कि वरीयता क्रम निर्धारित कर दी जाती है, ABCD जैसे मान लीजिए है 1 2 3 4, जैसे पहले सदस्य को पहली वरीयता दी गई, दूसरे को दूसरी, और जिसकी सबसे कम वरीयता होगी उसके सारे वोट को फिर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा वरीयता के आधार पर, जो हम लोग पढ़े थे राष्ट्रपति वाले चैप्टर में, ठीक। और तीसरी चीज़ क्या होती है कि इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों लोग शामिल किए जाते हैं। अब इसमें भी 3 तरीके की समितियां होती हैं। स्थायी समिति के अंतर्गत 3 तरीके की समितियां होती हैं जो बड़ा ही चर्चा में रहती हैं। पहली होती है लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी। दूसरी होती है लोक उपक्रम समिति यानी पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, PUC। और तीसरी होती है प्राकलन समिति यानी एस्टीमेट समिति, ठीक है। तो अब समझ लीजिए कि इन्हीं तीनों के बारे में हम लोग धीरे धीरे करके चलते हैं। अब चलिए बात करते हैं पहली समिति के बारे में, लोक लेखा समिति, और सबसे महत्वपूर्ण समिति यही है। आप कम से कम प्रश्नकाल समितियां ये पढ़ने के बाद ये समझ जाएंगे कि सरकार अपनी मनमानी कभी नहीं कर सकती लोकतांत्रिक व्यवस्था में। तो सबसे पहली बात करते हैं हम लोग लोक लेखा समिति की। लोक लेखा समिति, अब देखिए पैक, अब देखिए बजट के बाद, सपोज बजट के बाद सरकार एक ईयर में अपना खर्च करती है। अब ये जो खर्च हुई धनराशि है, ये जो खर्चा है सरकार का, अब उसका कैसे ऑडिट हो, एक तो कैग करता है वो अलग। अब इनकी बात करते हैं, तो ये क्या करते हैं लोक लेखा समिति। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जितना खर्च है उन खर्चों की जांच करती है कि जो सरकार ने मान लीजिए खर्च किया है, क्या वो सही खर्च किया है कि गलत तरीके से खर्च किया है, फिजूल खर्ची की है। दूसरी तरफ एक और चीज़ याद रखिएगा, पहले तो इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, दोनों जगह का यहाँ इसमें प्रतिनिधित्व होता है। तो पहला तो कार्य क्या होता है कि सरकार के खर्चों की जांच करते हैं कि भाई आपने जो खर्च किए हैं क्या वो सही तरीके से खर्च किया है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि प्रधानमंत्री PM उज्ज्वला के तहत सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। अब इस 1 लाख करोड़ रुपए को सरकार ने सही से खर्च किया है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये खर्चा ज़्यादा कर दिया। मान लीजिए इस खर्चे को सरकार ने 1.15 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिया। अब वो पूछेंगे कि भाई ये जो 15,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च किया है वो कहाँ किया, कैसे किया, क्यों किया, इस पर बात होगी। यानी क्या है, सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करती है ये संस्था। ये समिति क्या करेगी, भ्रष्टाचार को उजागर करेगी। दूसरा चीज़, मान लीजिए कि जब आप लोग इकॉनमी पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग को समझ में आएगा कि सरकार अगर बजट में कोई चीज़ पेश करती है, मान लीजिए बजट में उन्होंने बोला कि PM उज्ज्वला योजना के तहत 1 लाख करोड़ की आवश्यकता है और PM उज्ज्वला के लिए, और मान लीजिए इसी 1 लाख करोड़ में से उन्होंने 50,000 करोड़ रुपए कहीं और खर्च कर दिया गरीब कल्याण योजना के तहत, तो ये भी गलत चीज़ है। सरकार कभी भी दूसरे मद का पैसा दूसरे मद में खर्च नहीं कर सकती। तो अगर कहीं खर्च करती है तो इसकी भी जांच कौन करेगा, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति कि भाई आपने इस पैसे को गलत तरीके से खर्च किया, दूसरे मद का पैसा दूसरे मद में खर्च किया। अब तीसरी क्या चीज़ होती है, आप लोगों ने कैग पढ़ा था जब नियंत्रक महालेखा परीक्षक, तो उसमें क्या बात हुई थी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक सरकार के खर्चों की जांच करता है और वो रिपोर्ट अपनी देता है राष्ट्रपति को, और लोक लेखा समिति को देता है, और लोक लेखा समिति उसकी जांच करती है कि हाँ जो कैग ने रिपोर्ट दी है
कि भाई इन्होंने अगर कोई चीज़ का आवंटन इस तरीके से किया या खर्चे गलत किए, तो उस चीज़ की भी जांच कौन करेगा? लोक लेखा समिति, यानी कैग के रिपोर्ट की जांच। यही सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसका यही है कि जब भारत में कोयला घोटाला की बात कही गई थी कोल ब्लॉक आवंटन में, तो कैग ने अपने रिपोर्ट में बताया कि सरकार ने जो कोल ब्लॉक का आवंटन किया है वो गलत तरीके से किया है। अगर सरकार ने इस कोल ब्लॉक के आवंटन को अगर इस तरीके से ना करके इस तरीके से की होती तो सरकार का खर्चा कम होता और सरकार को आमदनी भी अधिक होती। इस चीज़ को जाकर लोक लेखा समिति के उस समय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी थे, उन्होंने उठाया और बात जब उठी तो उसे ही हम कोयला घोटाला कहते हैं। यानी यह घोटालों को भी उजागर करती है, भ्रष्टाचार को उजागर करती है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो बताना मैं भूल गया था, लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा विपक्ष का नेता ही होता है, विपक्ष का नेता। और इस चीज़ की व्यवस्था 1967 से की गई है कि हमेशा लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष का नेता ही होगा। चूँकि क्या होता है कि ये खर्चों की जांच करती है। अगर सत्ता पक्ष का व्यक्ति अगर इस समिति का अध्यक्ष हो जाएगा तो क्या करेगा? वो जनरली क्या करेगा? अपने सरकार का पक्ष रखेगा, बचाव करेगा। इसीलिए क्या किया जाता है कि खर्चे की जांच के लिए खर्च तो आपको अधिकार दे दिया गया कि खर्च कर लीजिए, लेकिन चूंकि विपक्ष के व्यक्ति को इसलिए दिया जाता है कि वो सही तरीके से जांच करेगा, क्योंकि उसको तो एक तो कमी निकालनी ही निकालनी है। फिर सरकार अपना जवाब देती है कि भाई ये पैसा कहाँ खर्च हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। फिर ये सारी चीज़ों की जाँच करके लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट देती है और संसद में रखवाती है, ठीक। और संसद में जब रखवाती है तो इसी पर चर्चा होती है और फिर आप जितना विवाद सुनते हैं वो इसी आधार पर होता है। उसके बाद लोक लेखा समिति बताती है कि सरकार फिजूल खर्ची कहाँ की है, सरकार को मितव्ययिता दिखानी चाहिए थी। इस तरीके के सुझाव भी लोक लेखा समिति देती है। तो यानी क्या हुआ, लोक लेखा समिति क्या है? लोक लेखा समिति में सबसे पहली चीज़ 22 सदस्य होते हैं। इस 22 सदस्यों में से 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। और लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होगा? विपक्ष का नेता होता है जनरली। ये हर साल बनाई जाती हैं। ये क्या करती हैं? सरकार जो बजट में प्राप्त धन था उसके खर्चों की जांच करती है। जो संचित निधि से निकाला गया है सरकार का, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था संचित निधि, तो वहाँ से जो पैसे निकाले गए हैं उसकी जांच करती है। उसके बाद जिस जगह पैसा, मान लीजिए कि दूसरे मद का पैसा दूसरे में खर्च हुआ, वो भी जांच करेगी। भ्रष्टाचार को सरकार के उजागर करेगी, फिजूल खर्ची को उजागर करेगी और सरकार से प्रश्न पूछेगी। यदि किसी मद में पैसा सरकार ने ज़्यादा खर्च कर दिया तो सरकार से प्रश्न पूछेगी, ठीक। उसके बाद कैग की जो रिपोर्ट आती है उसकी जाँच करेगी और उसे संसद के पटल पर रखवाएगी, ठीक है। तो लोक लेखा समिति का यह कार्य है। तो अब आप समझ गए होंगे कि लोक लेखा समिति इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। और करंट अफेयर में अक्सर पढ़ते होंगे कि लोक लेखा समिति का गठन हर साल होता है और उसके अध्यक्ष बदलते हैं। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष इस समय कौन है, ठीक है। अब दूसरी जो समिति होती है वो होती है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति, इसको एस्टीमेट कमेटी भी कहा जाता है। अब देखिए एक चीज़ आप लोग जानिएगा, लोक लेखा समिति का किन खर्चों की जांच करती है? जो सरकार खर्च कर चुकी है। सरकार जो खर्च कर चुकी है धन, उसकी जांच करती है। कि मान लीजिए कि 2020 का बजट जो बीत गया 2020-21 का, अब उसमें जो सरकार ने खर्च किया मार्च तक, अब उसकी जांच करके वो रिपोर्ट देगी इस साल, मान लीजिए लोक लेखा समिति। अब प्राक्कलन समिति क्या कहती है? प्राक्कलन समिति, एक तो पहले समझ लीजिए मेंबर, तो इसमें 30 सदस्य होते हैं। 30 सदस्य टोटल लोकसभा से ही चुने जाते हैं, इसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। दूसरी बात, अब ये क्या काम करती है कि जिसको मितव्ययिता समिति भी कहते हैं। मितव्ययिता समिति क्यों कहेंगे मितव्ययी समिति? ये सरकार को के जो करंट में धन खर्च हो रहा है, जो मान लीजिए 2021 वाला धन खर्च करेगी सरकार, उस पर समय समय पर सरकार को सुझाव देगी कि आप फिजूल खर्ची ना करिए, मितव्ययिता बताने के लिए कि कहाँ पैसा खर्च करना है कहाँ नहीं। उसके बाद वैकल्पिक नीति देती है। मान लीजिए कि सरकार ने पीएम उज्ज्वला योजना के तहत पैसा खर्च किया, 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित है, उस जगह ये समिति ये भी कह सकती है कि ऐसा है, आप इस तरीके से इस धन को खर्च करेंगे तो पैसा कम खर्च होगा, ठीक है। उसके बाद यानी क्या है, सरकार को मितव्ययी बनाने के लिए, उसके बाद फिजूल खर्ची को रोकने के लिए,
फिजूल खर्ची को रोकने के लिए, और इन मितव्ययिता और फिजूल खर्ची को रोकने के लिए वैकल्पिक नीति भी देती है। वैकल्पिक नीति देगी सरकार को कि आप ऐसा भी कर सकते हैं जिससे पैसा कम खर्च हो। ठीक है, तो इतना करने के बाद और क्या कर सकती है? उसके बाद ये देखेगी कि सरकार जो पैसा अपने योजनाओं पे खर्च कर रही है उसको ठीक प्रकार से वितरित करने के लिए, कि पैसा ठीक प्रकार से वितरित हो, ठीक है। तो यानी क्या क्या करेगी? मितव्ययिता लाने के लिए सरकार को सुझाव देगी कि आप कैसे मितव्ययिता ला सकते हैं। उसके बाद वैकल्पिक नीतियों को बताएगी कि किस प्रकार से आप पैसा बचा सकते हैं। उसके बाद धन का वितरण क्या कहते हैं, सही तरीके से आप करिए। इन सारी चीज़ों को ये बताती है, और वो भी कब बताती है? जो क्या कहते हैं उसको, करंट वाला वित्तीय वर्ष चल रहा हो, जो आपका करंट वाला वित्तीय वर्ष चल रहा है, जैसे 2021-22, तो 2021-22 में जो सरकार खर्च करेगी बजट से, उसमें वो बतलाएगी, आपको करंट की चीज़ें बताएगी कि आप ऐसे करिए ऐसे करिए। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है कि 30 सदस्य होते हैं, वो भी लोकसभा के होते हैं। तो एक बार समझ लीजिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे बना सकता है। एक तो ये करंट ईयर में काम करती है। उसके बाद इसके जो 30 सदस्य होते हैं पूरे की पूरी तरीके से लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। उसके बाद सरकार को मितव्ययी बनाने का प्रयास करती है, इसको हम इसीलिए मितव्ययिता समिति भी कहते हैं। फिजूल खर्ची को रोकती है, वैकल्पिक नीति बताती है, और सरकार ठीक प्रकार से धन खर्च करे इस तरीके की व्यवस्था करती है। और क्या करती है? कुछ ऐसे विषय जो स्पीकर इनको देते हैं, मान लीजिए किसी विषय पर जांच करने के लिए स्पीकर इनको दे दिए कि आप ऐसा ऐसा करिए, आपको इन चीज़ों की भी जांच करनी है, तो जो मद स्पीकर इनको देंगे उसकी भी जांच ये करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्राक्कलन समिति। अब बात करते हैं तीसरी, संयुक्त उपक्रम समिति या लोक उपक्रम समिति, PUC। अब देखिए लोक उपक्रम समिति, अब सरकार के पास क्या है कि सरकार लोक उपक्रम समिति, पब्लिक अंडरटेकिंग कमिटी। अब ये क्या है? सरकार के पास ऐसा तो है नहीं, सरकार के पास राजस्व प्राप्त करने के लिए उनकी कंपनियां भी हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, जैसे उपक्रम, सरकारी उपक्रम। तो उसी संबंधी समितियां हैं। सरकार को धन जैसे कैसे मिलता है? एक तो आप टैक्स के माध्यम से सरकार को मिलता है, टैक्स भी कैसा, केंद्रीय कर कैसा, इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, ठीक है, सीमा शुल्क। और दूसरी तरफ क्या है? सरकार की कंपनियां हैं, जैसे ONGC, NTPC। तो ये जिनको हम महारत्न, मिनी रत्न इस तरीके से कहते हैं। तो महारत्न, मिनी रत्न कंपनियों से तो सरकार को पैसा भी तो मिलता है। वो पैसा की जांच करने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार उन पैसों का या उन धन का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है, इसलिए समिति बनाई जाती है। तो इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं? इसमें भी 22 सदस्य होंगे, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, पहली बात। दूसरी बात ये क्या करेगी, जो सरकार के उपक्रमों से, जो सरकार की कंपनियों से, ONGC, NTPC इस टाइप की कंपनियों से जो धन मिल रहा है, सरकार उसमें ऐसा तो नहीं है कि पारदर्शिता नहीं रखी है, गलत तरीके से बतला रही है, तो उस धन का जांच करेगी। दूसरी चीज़ क्या होगी? कैग के बारे में जब हम लोग पढ़े थे तो कैग क्या करता है? कैग एक तो सरकार के खर्चों को देखता है, जाँच करता है सरकार के खर्चों को। दूसरा चीज़, जो उपक्रम संबंधी जितने सरकारी उपक्रम हैं उनकी भी कैग ऑडिट करता है। तो ये जो ऑडिट करता है उपक्रम संबंधी, इस ऑडिट की रिपोर्ट वो देता है संसद को, तो वो जाती है पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी के पास, और वो उस खर्चों की जांच करते हैं कि जो कैग ने रिपोर्ट दी है क्या वो सही है या गलत है। ठीक, तो यानी क्या है, जो कैग द्वारा कैग की रिपोर्ट की जांच करना, कैग की रिपोर्ट की जांच करना, ठीक है, यानी कैग की रिपोर्ट की ये जांच करेंगे। और क्या करेंगे? मान लीजिए कि कोई कंपनी है सरकार की, कंपनी उस तरीके से पैसा नहीं कमा पा रही है, लॉस में है,
लॉस मेकिंग कंपनी है तो उस लॉस मेकिंग कंपनी के कारणों को भी देखते हैं कि क्यों लॉस हो रहा है, क्या मैनेजमेंट की फॉल्ट है, इस चीज़ों पर भी अपनी अनुशंसा देते हैं। तो ये लोक उपक्रम संबंधी समिति किसको अपनी रिपोर्ट देगी? संसद को देगी, संसद के पटल पर रखेगी और संसद में फिर इस पर चर्चा होगा, फिर सरकार से पूछा जाएगा कि भाई आपकी क्या व्यवस्था है, पिछले वित्तीय वर्ष में तो ONGC ने इतना लाभ कमाया, अब क्यों नहीं कमाया, आप इनकी ये क्या कहते हैं जो कमाई है वो छुपा रहे हैं, या मैनेजमेंट की ऐसी क्या फॉल्ट है कि ये कंपनी गड़बड़ कर रही है। इस संबंध में लोक उपक्रम समिति का गठन किया जाता है। ये सब स्थायी समितियां हर साल गठित होती हैं, ठीक। और इस तरीके से हम लोग जाने कि स्थायी समितियों में कितने तरीके की होती है? तीन में कौन सा? एक लोक लेखा समिति, दूसरा प्राक्कलन समिति और तीसरा लोक उपक्रम समिति। प्राक्कलन समिति, ठीक है। लोक लेखा समिति क्या जांच करती है? लोक लेखा समिति। दूसरा हो गया प्राक्कलन समिति और तीसरी हो गई उपक्रम संबंधी समिति। लोक लेखा समिति क्या जांच करेगी? जो सरकार खर्च की है, क्या वो सरकार सही से खर्च की है, सही मद में खर्च की है, या दूसरे मद का पैसा दूसरे मद में यूज़ कर दी है, या सरकार ने भ्रष्टाचार किया है। और चौथी चीज़, कैग की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट की भी जांच करके संसद में रखवाएगी। दूसरा होता है प्राक्कलन समिति या मितव्ययिता समिति। अच्छा, लोक लेखा समिति क्या होती है? जो पुराने वित्तीय वर्ष में सरकार ने धन का खर्च किया है उसकी जांच करती है। फिर प्राक्कलन समिति क्या करेगी? जो करंट ईयर का जो चल रहा है खर्च सरकार कर रही है उस संबंध में सरकार को सुझाव देगी कि आप ऐसे खर्च करेंगे तो पैसा कम खर्च होगा, या आप ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा। वैकल्पिक नीति देगी कि अगर आप PM उज्ज्वला योजना को इस तरीके से लागू करते हैं तो सरकार को 10,000 करोड़ का लाभ होगा। इस तरीके की बात प्राक्कलन समिति करती है। प्राक्कलन समिति में जो सदस्य होते हैं टोटल लोकसभा से चुने जाएंगे और 30 के 30 सदस्य लोकसभा से चुने जाएंगे, राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता। तीसरा होता है लोक उपक्रम समिति। इसमें भी 22 सदस्य होते हैं जैसे कि लोक लेखा समिति में होते हैं, और 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से, ठीक है। और ये भी क्या करती है कि उपक्रम संबंधी जितने भी उपक्रम संबंधी जो रिपोर्ट कैग देती है उस रिपोर्ट की जांच करती है और संसद के पटल पर रखवाती है। और उपक्रमों के कौन सी कंपनियां लॉस मेकिंग है, उस जो हानि में चल रही हैं कंपनियां, उनकी जांच करती है कि क्यों चल रही है, मैनेजमेंट की क्या प्रॉब्लम चल रही है, इन सब सारी चीज़ों की जांच करती है। तो इस तरीके से हमारा स्थायी समिति का जो चैप्टर है वो होता है क्लोज। देखिए, स्थायी समितियों में इन 3 समितियों के अलावा भी अन्य समितियां आती हैं, जैसे कार्य मंत्रणा समिति, उसके बाद कृषि समिति, पर्यावरण समिति, पर्यावरण से संबंधित समितियां, उसके बाद सामान्य प्रयोजन समितियां। तो बेसिकली आपको जानना तो इन 3 समितियों के बारे में, ये तीनों वित्तीय समितियां हैं। ये बात हमेशा दिमाग में बैठा के रखिए, ये तीनों वित्तीय समितियां। पता चला MCQ में सबसे आसान क्वेश्चन नहीं पूछ लिया कि वित्तीय समितियां निम्न में से कौन नहीं है। तो ये तीनों वित्तीय समितियां। उसके बाद जितने विषय होते हैं जैसे कृषि संबंधी समितियां, तो ऐसा होता है कि हर चीज़ों के विषय में एक समितियां गठित कर दी जाती हैं। कार्य मंत्रणा समिति, विशेषाधिकार समिति। विशेषाधिकार समिति का कार्य क्या होता है कि जो संसद सदस्यों का विशेषाधिकार है, अभी हम लोग उसी के बारे में अगला बात करेंगे। विशेषाधिकारों के संबंध में चर्चा की जाती है, उस पर वो अपने रिकमेंडेशन देती हैं। तो इस तरीके से कई तरीके की समितियां होती हैं, लेकिन मेनली 3 यही होती हैं। और UPSC तो हमेशा लोक लेखा समिति को टारगेट किया रहता है, हमेशा एक नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा लोक लेखा समिति से, ठीक है। अब दूसरी जो समिति होती है वो होती है तदर्थ समितियाँ, एडहॉक समिति। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि जो समितियां होती हैं, संसद में जो समितियां होती हैं, इनका गठन किस आधार पर होता है? तो ये संविधान की जो 118 आर्टिकल है, 118 आर्टिकल में संसदीय प्रक्रियाओं का उल्लेख है। संसदीय प्रक्रियाओं का उल्लेख है, उसी के तहत ही समितियों का गठन किया जाता है। ये बात मैं बताना स्टार्टिंग में भूल गया था कि समितियों का जो गठन होता है वो संसदीय प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है, जिसे आर्टिकल 118 में दिया गया है, ठीक। तो अब आते हैं तदर्थ समितियों पे। तदर्थ समितियां, एडहॉक कमिटीज। देखिए,
लोक जैसे आपने पिछले में समझा कि स्थायी समितियां क्या होती हैं कि वो हर साल बनाई जाती हैं और उनका एक निश्चित कार्यकाल होता है, सामान्यतः 1 साल का कार्यकाल होता है। लेकिन तदर्थ समितियां क्या होती हैं कि कुछ विशेष प्रयोजन के लिए बनाई जाती हैं और जब वह प्रयोजन ख़त्म हो जाता है तो समितियां स्वमेव समाप्त हो जाती हैं। उसे ही हम कहते हैं तदर्थ समितियाँ, यानी क्या होता है एक विशेष प्रयोजन के लिए बनाई जाती हैं और इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता। जैसे ही प्रयोजन खत्म समिति भी खत्म हो जाती है, विशेष प्रयोजन के लिए बनाई जाती हैं और इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता, वो प्रयोजन समाप्त होने के पश्चात ही वो भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्या होती है एस्टीमेट कमेटी। अब बात करते हैं तदर्थ समितियों के बारे में। तो ये तदर्थ समितियों में क्या है, एक विशेष प्रयोजन के लिए बनाई जाएंगी। अब इसमें क्या है कि इसमें जो चुनाव होता है, चुनाव या मनोनयन, वो लोकसभा अध्यक्ष करता है और इसमें जो चुनाव होता है ये पीआर विथ एसटीवी सिस्टम का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि सामान्य चुनाव यानी फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम, प्रथम खंबा छू लेने की पद्धति। जो वोट ज़्यादा पा गया वो सदस्य बन गया, अध्यक्ष बन गया। इस तरीके से इसका चुनाव व्यवस्था किया जाता है या मनोनयन किया जाता है। आवश्यकता के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय करते हैं। ठीक है, तो तदर्थ समितियां क्या है, विशेष प्रयोजन के लिए बनाई जाती हैं। अब आप पहली बात समझिए, आप जब विधेयक पारित करने वाला सेक्शन पढ़े थे तो उसमें आपको याद होगा कि जब प्रथम वाचन में क्या होता था कि विधेयक को रखा जाता था, फिर जब द्वितीय वाचन में क्या होता था कि विधेयक रखने के बाद समस्या उत्पन्न हो जाती थी। सदस्य लोग कहते थे कि नहीं मुझे नहीं समझ में आया कि, या उस पर गतिरोध हो गया, आधे लोग उसके पक्ष में हैं, आधे लोग विपक्ष में कह रहे नहीं सही तरीके का नहीं है, ये है वो है। तो द्वितीय वाचन में क्या होता था, समिति बनती थी और समिति क्या करती थी, उस विषय पर जिस विषय से संबंधित वो विधेयक आया है उस पर वो अपना पूरा एक खंड में उसका पूरा डिवाइड करके उसको जब एनालिसिस करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती थी। उसके बाद चर्चा मतदान होता था। तो ये जो समिति बनाई जाती थी उसी को कहते हैं प्रवर समिति। प्रवर समिति ये क्या होता था, जब ये तदर्थ समिति का ही पार्ट है, प्रकार। तो पहला होता है प्रवर समिति। प्रवर समिति वो होती है जब विशेष प्रयोजन के लिए संसद में ये समिति बनाई जाती है। ठीक है, और वो उस विधेयक पर पूरा एनालिसिस करके अपना एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तब आप स्वाभाविक सी बात है, अब आप समझ गए होंगे कि इसमें सदस्य कहाँ से होंगे, उसी सदन के होंगे। तो प्रवर समिति में संबंधित सदन के सदस्य होते हैं, संबंधित सदन के सदस्य होते हैं। सामान्यतः लोकसभा के सदस्य होते हैं। कितने, 30 सदस्य होंगे। क्योंकि भाई जैसे मान लीजिए कि विधेयक गया और लोकसभा में ही गतिरोध हो गया तो लोकसभा में ही इस समिति का गठन होगा और जो समिति के सदस्य होंगे वो किससे होंगे, लोकसभा से होंगे। राज्यसभा से आके क्या करेंगे वहाँ पे। तो ये होती है प्रवर समिति, यानी किसी विशेष विषय पर या किसी विशेष विधेयक के संबंध में इसका गठन किया जाता है और जैसे ही विधेयक पारित हो गया या समाप्त हो गया तो ये समिति स्वयं समाप्त हो जाती है। ऐसा नहीं है कि रेगुलर चलेगी। ठीक, तो इसे हम कहते हैं प्रवर समिति। अब दूसरी होती है संयुक्त प्रवर समिति। दूसरी होती है संयुक्त प्रवर समिति। अब इसमें भी यही होता है कि समिति बनी, यहाँ पर समिति बनी, गतिरोध होना मतलब पहले सदन से पास हो गया, दूसरे सदन में गतिरोध होना शुरू हो गया। तो यानी क्या है कि अब राज्यसभा और लोकसभा में गतिरोध शुरू हो गया, तब ये संयुक्त प्रवर समिति बनेगी और इसमें दोनों सदन के लोग लिए जाएंगे। जैसे 30 सदस्य होंगे लोकसभा के, 15 सदस्य होंगे राज्यसभा के। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई विधेयक गया, पास हो गया लोकसभा से, फिर राज्यसभा में गया, राज्यसभा में गतिरोध हो गया। अब गतिरोध हो गया तो सबसे पहले एक संयुक्त प्रवर समिति बनाने का प्रयास होगा कि संयुक्त प्रवर समिति बना के इस समस्या का रिजॉल्व किया जाए, ख़त्म किया जाए। नहीं होता तब ज्वाइंट सिटिंग के लिए जाता है। ठीक है, तो पहले संयुक्त प्रवर समिति बनेगी, यानी क्या है, व्यवस्था संबंधी विषयों पर इस समिति का गठन किया जाएगा और इसमें 30 सदस्य लोकसभा के होंगे और 15 सदस्य राज्यसभा के। टोटल 45 सदस्य होते हैं इसमें संयुक्त प्रवर समिति में। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरी समिति की। अब एक बात बताइए आप लोग
कि आप लोग अक्सर सुनते होंगे, अक्सर विपक्ष ये कहता होगा कि ये बनाइए, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाइए, संयुक्त संसदीय समिति बनाइए, संयुक्त संसदीय समिति बनाइए। ये क्या होता है, इसके बारे में सही समझिए। तीसरा होता है संयुक्त संसदीय समिति। अब ये क्या होता है, जैसे संयुक्त संसदीय समिति क्या होती है। अब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, अब इसमें क्या होगा कि मान लीजिए कोई मुद्दा आता है, मान लीजिए देश में कोई मुद्दा आ गया, जैसे काले धन का मुद्दा आ गया, या मान के चलिए इस समय कोविड चल रहा है, जिस तरीके से ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, इस संबंध में कोई मुद्दा आ गया, लोक महत्व का कि अरे यार इसमें तो एक कमेटी बनाकर उस हिसाब से इसको सरकार से इस पर प्रश्न पूछने लायक है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इस संदर्भ में संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाता है, यानी किसी विशेष मामले की जांच के संदर्भ में संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाएगा। अब जैसे काले धन के संबंध में किसी विशेष मामले की जांच के लिए, किसी विशेष मामला जैसे काला धन, या फिर अब जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोयला घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम। अब बहुत सामान्य सी बात है, मान लीजिए कि एक घोटाला है, लोक लेखा समिति ने पकड़ा कि 2G स्पेक्ट्रम, 2G घोटाला चल रहा है। अब इस 2G घोटाले को लेकर जब संसद में बात उठेगी तो ये होगा कि भाई यार ये बहुत बड़ा घोटाला सरकार ने किया है, अब ये कैसे रिजॉल्व हो, सरकार से प्रश्न पूछेंगे, सरकार कहेगी भाई आप लोगों को ऐसा लगता है तो फिर एक समिति बनाइए और इसमें दोनों सदनों के लोग रहेंगे, संयुक्त संसदीय समिति बनाइए। संयुक्त संसदीय समिति में फिर वही लोक लेखा समिति की जो रिपोर्ट आई है 2G स्पेक्ट्रम की, फिर उस रिपोर्ट के आधार पर फिर से जांच होगी और जांच होने के बाद सरकार से प्रश्न पूछा जाएगा कि भाई आपने क्या किया है, इसमें क्यों गलत काम किया है। तो इसलिए संयुक्त संसदीय समिति का प्रयोग होता है, यानी क्या है, विशेष मामले की जाँच के लिए। अब आप समझ गए होंगे विशेष मामला कैसे है। मान लीजिए एक बात सोचिए कि मान लीजिए पिछले वित्तीय वर्ष में कोरोना काल रहा, बहुत महामारी आई, अभी भी चल रही है महामारी। अब उसमें क्या है 20 लाख करोड़ का बजट आवंटित हो गया। अब कैग की रिपोर्ट में कहीं कुछ अनियमितता पाई जाती है, गड़बड़ी पाई जाती है, तो लोक लेखा समिति देखेगी। लोक लेखा समिति फिर क्या करेगी कि उस चीज़ को संसद की पटल पर रखवाएगी, अपनी रिपोर्ट रखवाएगी। अब उस रिपोर्ट में क्या होगा कि फिर विवाद होगा संसद में, भाई ये तो बड़ा गलत हुआ है। अब इस संदर्भ में फिर एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन होगा कि भाई इसमें दोनों सदन के लोग रहेंगे और फिर जांच होगी और उस आधार पर फिर सरकार से प्रश्न पूछा जाएगा, या फिर वो तरह तरह के प्रस्ताव लाएंगे, अविश्वास विश्वास जिस तरीके के प्रस्ताव लाना चाहें वो ला सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई संयुक्त संसदीय समिति, यानी मामला कोयला घोटाला का पूरा जांच हो गई, मामला खत्म, ये समिति खत्म। एक और बात याद रखिएगा आप लोग कि 3 तरीके की समितियों की बात की हमने, जैसे संयुक्त संसदीय समिति की बात की, एक था संयुक्त प्रवर समिति। तो जहाँ भी संयुक्त टर्म जुड़ जाए ये समझ लीजिएगा कि उसमें राज्यसभा के सदस्य जरूर रहेंगे। ठीक है, तो संयुक्त संसदीय समिति, संयुक्त प्रवर समिति और प्रवर समिति। और प्रवर समिति, अब आप लोग समझ गए होंगे कि प्रवर समिति क्या है। कोई विशेष मामला आया, प्रवर समिति की पहले बात कर लें फिर से रिवीजन करने के लिए कि प्रवर समिति क्या है। अब मान लीजिए द्वितीय वाचन में गया विधेयक, वहाँ पे गतिरोध शुरू हो गया, नहीं सरकार से सेटिस्फाई नहीं है, तो उसमें फिर समिति का गठन होगा। वो समिति कौन सी होगी? प्रवर समिति होगी। और ये प्रवर समिति फिर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, उसी आधार पर फिर निर्णय होगा, चर्चा और मतदान होगा। अब मान लीजिए कि एक सदन से पास हो गया, दूसरे सदन में गया, वहाँ गतिरोध हो गया, तब संयुक्त प्रवर समिति का गठन होगा, जहाँ पर राज्यसभा के भी सदस्यों को बुलाया जाएगा और लोकसभा के भी सदस्यों को, और पूछा जाएगा भैया अब बताओ क्या दिक्कत है, तब उस पर चर्चा और मतदान होगा। अब तीसरा है कि कोई विशेष मामला आता है, विशेष मामला जैसे कोयला घोटाला हुआ, काले धन का मामला हुआ, 2G स्पेक्ट्रम हुआ, उसमें फिर विशेष संयुक्त संसदीय समिति होगी। इसमें भी राज्यसभा के सदस्य रहेंगे। कितने? 15 सदस्य रहेंगे राज्यसभा के और 30 सदस्य रहेंगे लोकसभा के। 30 लोकसभा और 15 राज्यसभा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों का तदर्थ समिति खत्म होती है। एक चीज़ याद रखिएगा कि तदर्थ समिति में जो चुनाव होता है वो सामान्य तौर पर होता है,
और इसमें मनोनयन और चुनाव दोनों होता है, जबकि स्थायी समितियों में जो चुनाव होता है PR विथ STV सिस्टम से होता है। ठीक है, अब आते हैं तीसरी समिति की ओर, वो है विभागीय समिति। विभागीय समिति ये तीसरे टाइप की समिति है जिसका संविधान में उल्लेख नहीं था, परंतु 1993 से इसका व्यवस्था की गई है। अब देखिए विभागीय समिति क्या है, क्यों है, इसके बारे में समझें। देखिए विभागीय समितियों की व्यवस्था हमारे संविधान में कहीं नहीं थी। यह जो विभागीय समिति की व्यवस्था है वो 1989 में कानून बनाया गया और जिसके तहत 1993 से इसकी व्यवस्था की गई। ठीक है, अब समझें कि क्यों बना। अब आप ये समझिए कि देश में जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका में क्या होता है, मंत्रालय होते हैं और मंत्रालय में विभाग होते हैं और इन मंत्रालयों को हेड कौन करता है, मंत्री करते हैं, मंत्री परिषद करती है। अब समस्या ये होती थी कि संसद का नियंत्रण इस पे कमज़ोर हो रहा था, विभागों पे कमज़ोर हो रहा था। और दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे बजट बनता है तो बजट में ऐसा तो नहीं है सभी विभागों से पूछा जाता है कि मान लीजिए कि होम मिनिस्ट्री से पूछा जाएगा कि भाई आपकी क्या क्या नीड है, देश में कहाँ कहाँ खर्च होगा, कानून व्यवस्था पे कहाँ खर्च होगा, पुलिस व्यवस्था पर, सेना पे कहाँ खर्च होगा, ये सब होम मिनिस्ट्री बताएगी। दूसरा विदेश मंत्रालय बताएगा कि NRIs के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद क्या कहते हैं विदेशी यात्राओं पे कितना खर्च होगा, क्या होगा, इन सारे विषयों का वो ब्यौरा देता है। विदेशी विभाग, होम मिनिस्ट्री विभाग। अब होता क्या था कि ये सारा काम मंत्रालय के मंत्री के अंतर्गत चलता था। संसद का नियंत्रण बड़ा कमज़ोर हो रहा था कि भाई संसद इन सब चीज़ों पे नियंत्रण कैसे करे। और उसके बाद बजट बनता है तो सभी विभागों से उनके मदों को पूछा जाता है, उसी आधार पर एक पूरा ब्यौरा तैयार किया जाता है कि देश में इतना खर्च होना है, इतने वित्तीय वर्ष में इतना रुपये चाहिए हमको। इन सब सारी चीज़ों के लिए क्या होता था कि मांग की जाती थी विभागों से। इसलिए विभागों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इस विभागीय समिति का गठन किया गया। तो प्रारंभ में जब 1993 में किया गया था तो 17 समितियां बनाई गई थी। ठीक है, लेकिन फिर 2004 में 24 समितियों का गठन हुआ। 24 समितियों में से 16 समिति लोकसभा से रहती है और उसके बाद 8 समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं। यानी 16 समिति के अध्यक्ष लोकसभा के रहेंगे और 8 समिति के अध्यक्ष राज्यसभा से रहेंगे। और एक चीज़ याद रखिएगा, समिति में जो संख्या होगी वो टोटल 45 होगी, लोकसभा से 30 और राज्यसभा से 15, इतने मेंबरों को रखा जाएगा। और इसका जो निर्धारण करेगा वही लोकसभा अध्यक्ष करेगा। वो क्या करेगा, मनोनीत या निर्वाचित करेगा अपने सदन का, और राज्यसभा का सभापति अपने सदन के निर्वाचित या मनोनीत करेगा। यानी क्या है कि विभागों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इसका गठन किया गया। और ये व्यवस्था कहाँ से हम लोगों ने ली है, अमेरिका से ली है। ये ब्रिटेन से हम लोगों ने नहीं लिया है, याद रखिएगा। तो ये अमेरिका से लिया गया है विभागीय समितियों के बारे में। तो समझिए बात को क्या है कि विभागों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए संसद ने 1989 के कानून के आधार पर 93 में विभागीय समितियों का गठन किया, जब 17 समितियों का गठन किया गया था। और बाद में 2004 में बढ़ाकर 24 समितियां करंट में चल रही हैं, जिसमें से 16 समितियों के अध्यक्ष लोकसभा से होते हैं और 8 समितियों के अध्यक्ष राज्यसभा से होते हैं। और समितियों में सदस्य संख्या 45 होती है, जिसमें लोकसभा के 30 और राज्यसभा के 15 सदस्यों को नामित या निर्वाचित दोनों किया जा सकता है। अब इसका कार्य क्या होगा। अभी एक बात बताइए कि जैसे बजट पर चर्चा हुई, बजट इसका सबसे पहला कार्य ये इसी से समझ लीजिए कि बजट पर चर्चा हुई। अब चर्चा होने के बाद कुछ दिन के लिए मान लीजिए सदन स्थगित हो गया, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन। अब इस अवधि में इस समिति का कार्य क्या होता है, उस बजट पर एनालिसिस करना, अनुमानों पर एनालिसिस करना कि क्या हो सकता है क्या नहीं।
उस पर वो अपना रिपोर्ट सौंपता है कि भाई इतना अनुदान मांगिए या इतना इसमें ये खर्चा कम होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि संसद के सदस्य सब चीज़ जानते ही हैं, तो ये समिति बना दी गई, इसमें कुछ स्पेशलिस्ट लोगों को रखा गया। अब वो स्पेशलिस्ट लोग बताएंगे कि जो अनुदान मांगा गया वो ऐसा है वैसा है, ये सारी बातें इसमें होती हैं। अच्छा, इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के मेंबर इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। तो उसके आधार पर ये रिपोर्ट देंगे और रिपोर्ट के आधार पर उस पर चर्चा मतदान होगी। दूसरी चीज़ क्या होती है कि विभागों का जो नियम बनाने के लिए, अब जैसे मंत्रालय है, मंत्रालय के नियम वगैरह बनाने के लिए भी सुपरवाइजरी का काम करती है, सुपरविजन का काम करती है। मंत्रालय या विभागों के नियम उपनियमों पर सुपरविजन का काम करती है, ठीक है। तो सुपरविजन का काम करेगी विभागों और उस पर विभागों और उपविभागों पर। अब बात करते हैं उसके बाद और क्या करेगी, ये विभागों पर इनडायरेक्टली नियंत्रण भी रखेगी। ऐसा नहीं है कि मंत्री सर्वे सर्वा है, कुछ गलती होगी तो यहाँ पर संसदीय ये समितियाँ भी इस बारे में उजागर करेंगी कि मंत्रालय में गलत तरीके से कार्यों को किया जा रहा है या जो चीज़ें हैं, ठीक है। तो विभाग, अब समझ गए होंगे आप लोग कि क्या होता है बेसिकली। तो यह क्या है कि संसद का नियंत्रण स्थापित करने के लिए विभागों पर बनाया गया। दूसरी चीज़ क्या है कि जब बजट बनता है तो संसद भी स्थगित होती है 2-4-6 दिन के लिए। उस स्थगन के दौरान वो मदों के अनुदान, जो पैसा मांगा जाता है, अनुदानों पर क्या करती है, एनालिसिस करती है, विश्लेषण करती है कि सही मांगा गया है कि नहीं मांगा गया, ठीक है। यानी सोचिए कि जब बजट का सत्र चल रहा है तब भी ये उस पर एनालिसिस करती है। बजट जब पारित हो जाता है और खर्च कर लेते हैं तब हमारी बात करते हैं तो मितव्ययी समिति कार्य करती है, मितव्ययिता समिति या प्राक्कलन समिति। और तीसरा जो होता है वो होता है हमारा लोक लेखा समिति। जब पैसा पूरा खर्च हो जाता है तो उसका ऑडिट करती है। यानी पैसा जब प्रोसेस चल रहा है उस समय भी समिति बनी, खर्च करने के बाद भी समिति बनी, ऑडिट करने के लिए भी समिति बनी। इस तरीके से पूरी तरीके से संसद नियंत्रण स्थापित करी रहती है। दूसरा काम क्या होता है कि विभागों पर जो नियम विभागों या मंत्रालयों में कुछ परिवर्तन करते हैं मंत्री, उस सब चीज़ों का भी वो एनालिसिस करती है और उनका विभागों और मंत्रालयों पर सुपरविजन का कार्य करती है ये समितियाँ। इसमें क्या होता है, अभी आप लोगों को बताया कि लोकसभा और राज्यसभा से दोनों के सदस्य होते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य होते हैं, ठीक है। लोकसभा से कितने सदस्य होंगे, 30 सदस्य, राज्यसभा से 15 सदस्य। उसके बाद इस समय कितनी समितियां हैं, 24 समितियां हैं। 16 के अध्यक्ष लोकसभा से होंगे और 8 के अध्यक्ष राज्यसभा से होंगे। कितनी समितियों का गठन किया गया, 24 का। कब से शुरू हुआ है, 1989 का कानून था, 1993 से हमने चालू किया और 2004 में समितियों की संख्या 24 हो गई। यह विभागीय समितियों की व्यवस्था हमने कहाँ से ली है, अमेरिका से ली है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा कि स्थायी समितियों की बात की, स्थायी के बाद तदर्थ समितियों की बात की, तदर्थ समितियों के बाद हमने किसकी बात की, विभागीय समितियों की। और इस तरीके से हम लोगों का जो एक संसदीय प्रक्रिया का महत्वपूर्ण जो अंग था वो अभी हमारा समाप्त होगा, ठीक है।